तो ये जो टॉपिक है मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये बिल्कुल अर्थ की ग्रेविटी के जैसा है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के जैसा टॉपिक है बेटा ये। ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटी जैसी रहती है बिल्कुल वैसे ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। तो ध्यान देना, अभी यहाँ पर भी जो कुछ केसेस आएंगे, पहले तो मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बना दूं। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज एक स्फीयर है, ठीक है। सपोज दिस इज एनी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गई इसकी रेडियस, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस स्फीयर पे चार्ज सपोज क्यू है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये स्फीयर कंडक्टर हो सकता है कि सिर्फ इंसुलेटर ही हो सकता है सर? ये जो स्फीयर दिया मैंने, ये कंडक्टर हो सकता है कि सिर्फ इंसुलेटर रह सकता है सर? कंडक्टर है, कंडक्टर हो सकता है। थोड़ा सोच के बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया है ना, अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़े थे, याद है कि नहीं? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जब हम लोगों ने पढ़े थे, तो क्या बताया था मैंने उस पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो भी चार्ज आप देते हो, तो पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे रहता है? सरफेस पे, कंडक्टर पे। तो अगर आपने चार्ज दिया तो अगर ये कंडक्टर है तो अंदर चार्ज हो ही नहीं सकते, पूरा की पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे, इट इज ओनली अ इंसुलेटर, ये सिर्फ इंसुलेटर हो सकता है बेटा, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, दिस इज द इंसुलेटर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। समझ गए कि नहीं? दिस इज द इंसुलेटर एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। इज इट क्लियर? अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्फेरिकल रहेंगी। अगर लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सिलेंड्रिकल रहेंगी। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? स्फेरिकल रहेगी। प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे प्लेन सीट है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है, तो उसके कारण जो चार्ज डेंसिटी होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो कैसी रहती है? प्लेन रहती है, पैरेलल्स रहती है ना 3D में। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। समझ गया बेटा? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल है। ठीक है, कोई डाउट इस पे अभी? कोई डाउट? तो अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ केस फर्स्ट, R ग्रेटर देन कैपिटल R एट एनी पॉइंट आउटसाइड। आउटसाइड किसी पॉइंट पर हमें कैलकुलेशन करना है, आउटसाइड के किसी पॉइंट पे। ठीक है, आउटसाइड के किसी पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या करोगे? आउटसाइड के किसी पॉइंट पे अगर कैलकुलेशन करना है, तो जैसे मान लो यहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां से r डिस्टेंस पे पॉइंट है, और यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो कितनी है। क्या करोगे अब यहाँ पर? किस तरह का गॉसियन सरफेस लेना है आपको? यहाँ पे किस तरह का गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा? बताओ जल्दी से। कैसा गॉसियन सरफेस लोगे? स्फेरिकल लोगे। और सेंटर कैसा रहना चाहिए दोनों के? सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज द गॉसियन सरफेस। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपको लेना है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेना बेटा आपको, ये है ना। दिस इज द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेना है। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आप लोगे यहाँ पर,
DA और एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है। सो नाउ दिस इज द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लोगे, इज इट क्लियर? सो नाउ दिस इज ये गॉसियन सरफेस एस ले लिया मैंने, दिस इज गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, स्फेरिकल ले लिया हमने। तो अब इसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो तरीका है जो अपन ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके पहले भी अपन ने किए, कल की क्लास में भी किए थे अपन ने। स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए किए थे, पॉइंट चार्ज के लिए किए थे, तो सब कुछ बिल्कुल वैसी प्रोसेस है यहाँ पर भी। एंड नाउ बाय गॉस थ्योरम क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 है ना, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA, एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है फिर ये टर्म यहाँ पे, this is equals to summation q upon epsilon naught. So now this implies that integration over closed surface ये हो जाएगा E dA cos 0 equals to summation q upon epsilon naught. Is it clear? समझ गए ये स्टेप? सर हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर कितना आएगा जब भी इस तरह की सिचुएशन है। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है ये वाला, ये गॉसियन सरफेस इस तरह का है कि पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन S2 इज कांस्टेंट, एंड जितने भी आप DA ले रहे हो पूरे सरफेस पे, उन सभी के लिए एंगल भी 0 डिग्री का है, और इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म है ये कैसा हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, और सभी DA के साथ में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना? ऑल्सो फॉर ऑल E डॉट DA, ठीक है, E डॉट DA फॉर all DA corresponding to E, all DA corresponding to electric field theta is equals to 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगा। आप कहीं पर का भी अगर आप DA कंसीडर करते हो, जैसे यहाँ पर का आप DA कंसीडर करते हो, ठीक है, कहीं पर का भी आप अगर DA कंसीडर करते हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि सरफेस इस टाइप का है। तो फिर ये यहां पर से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल कर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S2 DA, और समेशन क्यू हो गया बेटा टोटल चार्ज। तो बताओ जरा आंसर क्या आ गया अभी यहाँ पे, नाउ इट इज E इनटू, और ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So now the electric field will be 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r square. ये जो फार्मूला आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला, देखो ये फार्मूला किसके जैसा है, ये किसके लिए है, ये फार्मूला किसके लिए पढ़े थे अपन ने, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे। हाँ, इसका मतलब अगर आप बाहर ऑब्जर्व कर रहे हो और ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और अगर आप बाहर ऑब्जर्व कर रहे हो तो फील्ड का फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसा है पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब आप ऐसा इमेजिन कर लो कि भाई पूरा की पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। मतलब आप ये इमेजिन कर लो कि पूरा की पूरा चार्ज स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना अभी इस पेज का, अगले पेज पे आता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए? बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का। नाउ पेज नंबर 2। तो इस समरी को मैं एक बार और, अभी सरफेस पे भी हम लोग देख ले रहे हैं, ये भी निकाल लिए, और थोड़ा अलग तरीके से लिख के भी देखते हैं हम लोग। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, ध्यान देना अभी। सो नाउ फार्मूला क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है यहाँ पे, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो ये फार्मूला और रिड्यूस हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से 4 पाई कट जाएगा and the answer is reduces to rho into r cube upon 3 epsilon naught r square. So और मैं सीधे सीधे लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड will be given by rho into r cube upon 3 epsilon naught r square. This is the formula of electric field outside the sphere. स्फीयर के बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे फार्मूले हैं, समझ गए ना। अभी सरफेस पे देख लेते, केस 2 यहाँ पे। नाउ केस 2 r इक्वल्स टू कैपिटल R मतलब कहाँ पे देख रहे हैं आप, एट सरफेस पे। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, देखो जरा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या फिर E इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ये हो जाएगा रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक ही आर बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट ये फार्मूला आपका सरफेस पे है। सरफेस या जस्ट आउटसाइड द सरफेस, either it is surface or just outside the surface, फील्ड की वैल्यू ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ गए, डाउट तो नहीं है किसी को, कुछ है तो पूछ लो, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। हेलो, नो सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 3 पे आते हैं। तो ये तो हो गया, आपने पूरा कैलकुलेशन अभी बाहर और सरफेस के लिए देख लिया। अब अंदर देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है ना। केस 3, स्फीयर के अंदर। Now this is page number 3. Inside the sphere अब हमको देखनी है यहाँ पे, है ना। स्फीयर के अंदर कितनी फील्ड है, R less than capital R. Now inside the sphere, ये स्फीयर के अंदर अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितनी होगी, है ना, स्फीयर के अंदर। तो मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, और स्फेरिकली इनवर्ड अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब अंदर किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये आपको निकालना है। ये रेडियस आर है सेंटर से, ठीक है। टोटल चार्ज इसके अंदर क्यू है। क्या करोगे अभी, गॉसियन सरफेस कहां पर से लोगे आप, गॉसियन सरफेस कहां पर से लोगे, अंदर,
और किस टाइप का गॉसियन सरफेस? ये वाला भी स्फेरिकल रहेगा कि कैसा रहेगा? ये भी, ये गॉसियन सरफेस भी कैसा रहेगा? स्फेरिकल रहेगा ना? आया ना? ये गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल है जिसका सेंटर भी वहीं पे है। सो अगेन दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर भी जो डीए बनेंगे, एंगल कितने डिग्री का रहेगा? 0 डिग्री का। तो ये भी जो गॉसियन सरफेस लिया मैंने यहाँ पे अंदर, ये भी कैसा बेटा? ये दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये सपोज 2 है, तो नाउ दिस इज S2 सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और दोनों का सेंटर कॉमन है। तो अब फिर से वही पूरा डिस्कशन दोबारा रिपीट करेंगे। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना? गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करो जरा, क्या जाएगा यहाँ पे? नाउ बाय गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 इंटीग्रेशन over closed surface E dot dA is equals to summation Q upon epsilon naught। यही है ना बेटा गॉस थ्योरम? आया ना? यही है ना गॉस थ्योरम? तो अब कैलकुलेशन करते हैं। बाकी पूरा डिस्कशन जो पिछले पेज में किए हमने बिल्कुल वही आ जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA, मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ये बचेगा E dA cos 0 एंड समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S2 के अंदर जितना चार्ज है उसको लिखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया यहाँ पर का, क्योंकि ये इसके पहले तक का तो जैसा पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। अभी ये बताओ, आपको चार्ज कहां पर का चाहिए? आपको ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए। कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? बताओ जरा फटाफट से। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कैसे निकालोगे? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैसे निकालोगे? हेलो सर Q माइनस Q स्मॉल r क्यूब अपन r क्यूब। नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने एक उसके लिए बताया था कि हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर कुछ इस तरह से बताया कि सेंटर पे चार्ज है। तो यहाँ पे तो सब पूरे की पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना, अंदर कोई अलग टाइप का नहीं है ना। अच्छा ये बता, ग्रेविटेशन में भी हमने कुछ इस तरह से किए थे, ग्रेविटेशन में भी किए थे ना। इफेक्टिव मास ऑफ दिस स्फीयर क्या किए थे यहाँ पे ग्रेविटेशन में? इतने स्फीयर का मास चाहिए था, तो डेंसिटी इंटू अंदर का वॉल्यूम किए थे, हाँ या ना? हेलो बेटा, इतने पोर्शन डेंसिटी में आप इतने पोर्शन के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ पे अंदर कितना चार्ज ये निकल जाएगा ना। सो नाउ दिस विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप समझ गए कि नहीं? ये वाली स्टेप समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ, ये वाली स्टेप समझ गए या नहीं? समझ गया सर। हाँ समझ गए। ये Yes, एक sir. तरीका, हाँ ये एक तरीका हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इक्वल्स टू रो इनटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एक तो फार्मूला ये बन गया, एक और फार्मूला बन जाएगा अभी ये। और सिंस समेशन Q की वैल्यू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डैश, ठीक है, तो ये फार्मूला आ जाएगा ना, चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और अंदर का वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इसमें भी अगर आप देखोगे चार्ज के टर्म पे 4/3 पाई के टर्म आपका कैंसिल होता है, तो समेशन Q की वैल्यू रहेगी Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब के बराबर, ठीक है ना। ये समेशन Q की वैल्यू है यहाँ पे। तो आपका ये जो फार्मूला है ये वाला, ये और इस तरह से भी रिड्यूस हो सकता है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
समेशन क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एक आर ऊपर इधर पे बचेगा, एंड नाउ द फाइनल आंसर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ये इस तरह से बचेगा फार्मूला। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? अभी ग्रेविटेशन के साथ मैच करो ये फार्मूले को, ग्रेविटेशन के साथ मैच करो। ग्रेविटेशन में क्या था फार्मूला? इसकी जगह पे जी था कैपिटल जी, इसकी जगह पे टोटल मास स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। अभी तुम में से किसी ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है। और चार्ज डेंसिटी के टर्म पे देख रहे हो तो इस तरह का फार्मूला है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको या डाउट है कुछ? सर वो लास्ट की 2 स्टेप करने से हुआ क्या? कहां पर के लास्ट के 2 स्टेप बेटा? कौन सी वाली 2 स्टेप? सर वो आपने साइड के बॉक्स में लिखा। अरे वो अंदर के चार्ज को लिखने का तरीका है। एक तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो लिखा मैंने, और चार्ज डेंसिटी कितनी वहां पे देख, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्म पे दी है ना। हेलो, यस सर। हाँ अभी समझ गया कि नहीं? नहीं सर। कहां पर से नहीं समझा है? ये सर ये लास्ट में, लास्ट वाला सर। अच्छा ठीक है, देख एक तो एक बॉक्स में जो लिखा मैंने वो समझ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वो समझा कि नहीं? हाँ सर ये तो समझ गया। हाँ ठीक है। अंदर टोटल कितना चार्ज है उसको भी कैसे लिखे वो भी देख एक बार। अंदर जितना चार्ज है उसको कैसे लिखे उस स्टेप को देख एक बार। स्फीयर के अंदर टोटल जो अंदर का गॉसियन सरफेस लिए अपन ने, उसके अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी इनटू गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम करोगे ना बेटा। हेलो, हाँ सर। अरे मैंने ये वाली स्टेप को यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया। ये वाली देख, ये एक तो ये वाली स्टेप से सीधे सीधे यहाँ तक आ सकते हो, या ये वाली स्टेप से यहाँ तक भी आ सकते हो। समझ गए? हेलो, हाँ सर। अभी समझा कि नहीं? ये वाली स्टेप यही है, और समेशन क्यू ये आ गया, तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो फील्ड के लिए आपके पास 2 फार्मूले हैं, दोनों एक ही बात है। आप चाहो तो रो की वैल्यू उठा के यहाँ पर से रख दो तो भी निकल जाएगा ये, तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसा निकाल रहे हैं। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अब अपन ने जितना पढ़े ना, मैं उसको पूरा समरी कर देता हूँ यहाँ पे। ये डेरिवेशन आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और कंपटीशन के लिए तो है ही ये, है ना। बट हमको डेरिवेशन की जगह पे कंपटीशन के लिए पूरा फाइनल रिजल्ट याद रखना, और बहुत अच्छे से याद रखो, रिजल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लियो ना इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लियो कि नहीं? यस। तो इसकी पूरी अगर हम लोग समरी देखें अब यहाँ पे, now this is page number 4 अभी। देखो पेज नंबर 4, अगर हम इसको पूरा समराइज कर लें, सेंटर है, ये चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये है ना। तो चार्ज सरफेस पे भी है
और अंदर भी है यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह का डायग्राम। ओके, सरफेस के बाहर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस? सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, या KQ अपॉन आर स्क्वायर, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज के जैसा ही। तो याद रखना आसान है भाई, बाहर आप देख रहे हो, आपको पॉइंट चार्ज इमेजिन करके कैलकुलेशन कर लेना है, लेकिन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए चार्ज। या फिर एक और फार्मूला आया था, रो इंटू कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये भी फार्मूला आया था ना, रो इंटू आर क्यूब, यही था ना बेटा, रो इंटू आर क्यूब। तो ये दोनों फार्मूले हो गए बाहर के लिए। अभी सरफेस के लिए अगर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे, तो सरफेस पे फील्ड कितनी होती है? परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस पे, और सरफेस पे फील्ड कितनी आएगी ना? सरफेस मतलब R इक्वल्स टू कैपिटल R पे, ये ग्रेटर देन कैपिटल R पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या फिर E इज इक्वल्स टू रो इंटू कैपिटल R अपॉन 3 टाइम्स एप्सिलॉन। एंड सरफेस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये R लेस देन कैपिटल R, तो सरफेस के अंदर बेटा फील्ड कितनी रहेगी? सरफेस के अंदर फील्ड है, फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपॉन r क्यूब, या रो इंटू स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस के अंदर नेट फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फार्मूले हैं, आप लोग ध्यान रखो, और ये जो रिजल्ट है इसको आप लोग याद रखो यहाँ पे। और अगर ग्राफ देखोगे फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे इधर डिस्टेंस ले लूं मैं, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, दिस इज R इक्वल्स टू कैपिटल R, तो सेंटर से सरफेस तक फील्ड कैसी हो रही है? बढ़ती। यहाँ पे शार्प टर्न नहीं लेना, स्मूथ टर्न लेके इस तरह से डिक्रीज कराना। तो E इज प्रोपोर्शनल टू R, एंड सरफेस के बाहर 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटी में भी आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, इसी तरह का उसमें भी ग्राफ बना था। समझ गए कि नहीं? एंड व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर? आप सेंटर पे अगर फील्ड देखोगे तो सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी बेटा? नेट फील्ड एट O इज 0, सेंटर पे फील्ड रहेगी 0। समझ गए? कोई डाउट इस पे? सेंटर पे फील्ड 0, समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ओके, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के लिए अब हम लोग कैलकुलेशन करने वाले, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। Now this is page number 5. Electric field due to charge conductor. Electric field due to charged conductor. Charge conductor at near its surface. At near
इट्स सरफेस, सरफेस के बिल्कुल पास, नियर एट सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो, कंडक्टर सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया यहाँ पे, ये कंडक्टर का शेप कुछ इस तरह का ले लिया मैंने, और अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, सपोज इस कंडक्टर को मैंने चार्ज क्यों दिया, तो ये चार्ज कैसा होगा, अंदर रहेगा कि पूरा सरफेस पे आ जाएगा ये चार्ज, बताओ। अगर इस कंडक्टर को हमने, हाँ सरफेस पे, हाँ, अगर हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया तो सरफेस पे आएगा। अच्छा, सरफेस पे सब जगह पे यूनिफॉर्म रहेगा कि अलग अलग रहेगा ये चार्ज? यूनिफॉर्म। नहीं बेटा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अच्छा, अंदर चार्ज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अंदर अंदर चार्ज है लेकिन इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस, तो उनको कंसीडर नहीं करोगे। तो जो भी एक्सेस चार्ज आप देते हो, ये एक्सेस चार्ज है ना, दिस इज एक्सेस चार्ज। एक्सेस चार्ज हमेशा सरफेस पे आते हैं। सो ये अपन ने लिखे थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जब पढ़ रहे थे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ एक्सेस चार्ज या इफ चार्ज is given to conductor, then excess charge always reside on its surface। जो एक्सेस चार्ज होते हैं वो हमेशा कहां पर आते हैं बेटा? एक्सेस चार्ज हमेशा कहां पे आते हैं? एक्सेस चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर आते हैं। एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, समझ गए? एक्सेस चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे आते हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो, एक्सेस चार्ज हमेशा कहां पर रहते हैं? उसके सरफेस पे रहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? यस सर। है ना, एक्सेस चार्ज हमेशा सरफेस पे आएंगे, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रहेंगे, है ना। एक्सेस चार्ज, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? हमेशा सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। अभी चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में यहाँ पे इसको आपको पूरा 3D पे आपको इमेजिन करना है। इट इज नॉट द 2D डायग्राम, इट इज द 3D डायग्राम। ये एक ऐसा डायग्राम यहाँ पे, दिस इज द 3D डायग्राम, है ना। ये 3D डायग्राम है, नॉट द 2D डायग्राम। तो चार्ज डेंसिटी हर जगह पे एक जैसी रहेगी कि अलग अलग रहेगी चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी ध्यान देना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density sigma is inversely proportional to r square। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस के स्क्वायर, सॉरी, इट इज स्क्वायर ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म शेप का आपको कंडक्टर दिख रहा है तो बेटा यहाँ पर की रेडियस अलग आ गई, ठीक है। यहाँ पर की रेडियस अगर आप देख रहे हो इतने पोर्शन की, तो ये रेडियस अलग है। यहाँ पर की रेडियस देख रहे हो तो बहुत बड़ी रेडियस आ रही है। तो हर जगह पे रेडियस अलग अलग है यहाँ पे। इसका मतलब चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्या? चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। जहां पे रेडियस टेंड्स टू 0, सरफेस चार्ज डेंसिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। रेडियस टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इन केस ऑफ प्लेन सरफेस, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी टेंड्स टू 0।
ठीक है, मतलब बहुत कम होगी, ध्यान रखना। एंड रेडियस कर्वेचर जो होती है ना, कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस छोटी मतलब कर्वेचर बड़ी। कर्वेचर मतलब समझ गए कि नहीं? कर्वेचर समझते हो कि नहीं समझते? कर्वेचर किसको बोल रहे हैं हम लोग? कर्वेचर समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये देखो, ये सीट दिख रही है, जैसे ये कर्वेचर है, ये है ना, ये कर्वेचर है यहाँ पे, ये ठीक है। ये कम, ये लेस कर्वेचर है कि मोर कर्वेचर? ये लेस कर्वेचर, ये और कम कर्वेचर, ये बिल्कुल कम होगी कर्वेचर, ये बहुत ज्यादा कर्वेचर है। तो रेडियस छोटी है, कर्वेचर ज्यादा है। तो सरफेस जितना फ्लैट रहेगा, अगर कंडक्टर है, सरफेस जितना फ्लैट है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कम आएगी, और जहां पर कर्वेचर आपको ज्यादा देखेगी वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है तो हर जगह पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। तो मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो यहाँ पर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी इस पॉइंट की? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन, कि भाई डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। अगर मान लो बेटा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा 2 है, तो यहाँ पर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 4 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इट इज सिग्मा 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ऐसा कौन सा कंडक्टर रहेगा जिसपे अगर हम चार्ज दें तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म आएगी, उस पे सब जगह पे एक जैसा फैलेगा चार्ज? कौन सा कंडक्टर है? हाँ, कौन सा वाला? प्लेन सर। हाँ, एक तो प्लेन वाले पे, और एक स्फेरिकल पे भी तो होगा ना। परफेक्ट स्फेरिकल अगर है तो, अगर परफेक्ट स्फेरिकल है तो उस पे भी आएगा। जैसे ये कंडक्टिंग सीट है, मान ली मेटल की सीट है, कोई भी एल्युमिनियम की सीट है, इस पे अगर चार्ज दोगे तो ये पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैलेगा, यहां पर भी यूनिफॉर्मली फैलेगा। लेकिन एक बात आएगी कॉर्नर पे, कॉर्नर पे रेडियस टेंड्स टू 0, तो कॉर्नर पे ना चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन कॉर्नर पे जहां जहां पे कर्व आए, बिल्कुल कॉर्नर बने हैं, कॉर्नर पे क्योंकि रेडियस टेंड्स टू 0 होगी, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होगी। बट आप बाकी के कंपैरिजन, क्योंकि कॉर्नर का जो डिस्कशन हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो आसपास का कर रहे हैं, इधर का, कॉर्नर पे हम जाके डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो जहां पे शार्प कॉर्नर्स आएंगे वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। जहां पर भी शार्प कॉर्नर्स रहेंगे वहां चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये अगर हम चार्ज दे रहे हैं, ये मेटल सीट है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली यहाँ भी स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ पर भी स्प्रेड हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसको तुम इस तरह से देख लो कि कॉर्नर कैसे बन रहे हैं। जैसे सपोज दिस इज अवर बुक, है ना, ये जैसे मेटल प्लेट है मान ले, तो यहाँ पर भी चार्ज बराबर, इधर भी चार्ज बराबर यूनिफॉर्मली, यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली। लेकिन ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, इन कॉर्नर्स पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस टेंड्स टू 0। तो चार्ज को लीक करने के भी जो चांसेस रहेंगे वो कहां पर से रहते? कॉर्नर से चार्ज लीक करते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ गए? और अंदर, अंदर कितनी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इसमें एक और बात आती है यहाँ पे, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड, एट ऑल पॉइंट, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0। लेकिन अंदर जो पोटेंशियल होता है V इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड, इनसाइड एंड ऑन इट्स सरफेस, एंड ऑन इट्स सरफेस। तो कोई भी कंडीशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमेशा अगर इस तरह का कंडक्टर है पूरा ये, तो अंदर सभी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी एट ऑल पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। समझ गए कि नहीं?
तो जितने भी पॉइंट है इनसाइड पे और सरफेस पे फील्ड कैसे, पोटेंशियल कैसी बेटा, पोटेंशियल कैसी रहेगी, पोटेंशियल इज कांस्टेंट बट फील्ड कैसी रहेगी, यहाँ पे फील्ड इज जीरो। ठीक है, फील्ड जीरो रहेगी और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कंडक्टर के लिए। अब ये फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को क्या? तो वो कांस्टेंट कैसे हो गया वो बताना। कौन सा? अपना पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑलरेडी पहले बताया हुआ है मैंने, उसको रिवाइज करवाया मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जब पढ़ रहे थे ना। ठीक है, अच्छा चल, यहाँ पे पोटेंशियल और फील्ड एक दूसरे से रिलेट होते हैं। क्या फार्मूला होता है पोटेंशियल और फील्ड का, एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं? मींस E is equals to dV upon dr। यस, E इक्वल्स टू dV अपॉन dr। तो अंदर क्योंकि फील्ड जीरो है तो वो तभी जीरो होगी जब पोटेंशियल कैसी होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगी। आप उसको मैथमेटिकली भी समझ लो, ठीक है। हाँ ओके, या प्रॉपर्टी से समझ ले, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, ले लिए, ले लिए। सर सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? क्या बेटा? सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? सरफेस पे भी क्यों है? सरफेस मतलब आपको बाहर नहीं पहुंचना है, एग्जैक्टली सरफेस तक ही जानना है अपने को। सरफेस या अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसी रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हेलो। सर सरफेस मतलब हम बोल क्या रहे हैं, वो लाइन बॉर्डर ही बोल रहे हैं ना? सरफेस मतलब बॉर्डर ही बोलेंगे, जैसे ये है ना सीट मान ले, तो सरफेस मतलब ये या फिर इसके अंदर मटेरियल, इसके अंदर के मटेरियल, तो यह सरफेस, ये सरफेस है। जैसे मैं ये टच कर रहा हूँ, यहाँ पे टच करूँ, यहाँ टच करूँ, यहाँ टच करूँ, सेम पोटेंशियल, लेकिन बाहर अलग हो जाएगी भाई पोटेंशियल, समझ गए? सरफेस के जस्ट बाहर भी अलग होगी, बॉडी पे उतनी है। सरफेस का मतलब बॉडी है यहाँ पे, क्लियर? बॉडी में अंदर या फिर बॉडी का सरफेस, इज इट क्लियर? और सर बॉडी पे फील्ड जीरो नहीं है ना? नहीं, बॉडी पे जस्ट जैसे अपन बाहर निकले, जैसे सरफेस पे आई, तो यहाँ पर से फील्ड अब बाहर परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे। ठीक है, और जस्ट ऑन द सरफेस? अब उसी को बोलोगे, जस्ट ऑन द सरफेस बोलो, जस्ट आउटसाइड द सरफेस बोलो, एक ही बात है। जस्ट इनसाइड द सरफेस बोलो, जीरो। समझ गए ना? अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया? अभी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या? पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। तो अब इसका जो प्रूफ है कि ये इतनी क्यों होती फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों होती, वो देखते हैं हम लोग, है ना। दिस इज पेज नंबर 7। देखो भी 6 है कि 7 है, पेज नंबर 6 है या 7 है? 6 है। ओके, ये मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया ऑफ एनी शेप, और सपोज इट इज अ चार्ज कंडक्टर, है ना। ये चार्ज कंडक्टर, दिस इज अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन में इमेजिन कर रहा हूँ डी, है ना। और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे। तो इसके जस्ट बाहर ये जो डीए सरफेस हमने इमेजिन किया, ये डीए सरफेस कैसा है? इट इज जस्ट लाइक अ प्लेन शीट। इज इट क्लियर? सो दिस surface behave like plane sheet of charge। ये जो सरफेस है यहाँ पर का, ये behave like plane sheet of charge। तो इसमें दो फील्ड आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप फील्ड देखोगे, इट इज E1 ड्यू टू डीए, और एक और फील्ड यहाँ पे बनेगी
E2 that is due to rest of the conductor, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। तो सरफेस के बाहर दो फील्ड आ रही हैं, एक ये छोटे से पैच के कारण फील्ड और बाकी रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के कारण फील्ड, और दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं यहाँ पे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। समझ गए? इज इट क्लियर? अगर हम जस्ट इसके अंदर देखें, ये वाला जो पॉइंट हम कहां पे देख रहे हैं, जस्ट आउटसाइड, ये जो पॉइंट है ये कहां पे, इट इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अब ऐसे यहां पे देखो जस्ट इनसाइड द सरफेस, तो अगर ये सीट है तो सीट के कारण इधर पे ये वाली फील्ड ऐसी आएगी, दैट इज E1 जस्ट इनसाइड द सरफेस, और दूसरी वाली जो फील्ड रहेगी ये E2 इधर रहेगी, और ये एंगल कितने डिग्री का रहेगा, यहाँ पे 180 डिग्री का रहेगा। लेकिन अंदर हमने पढ़ा है कि अंदर भाई नेट फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितनी रहती है, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी रहती है, जल्दी बताओ, 0 है ना? कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 है, समझ गए कि नहीं? E2 किसके कारण फील्ड है, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की। E1 किसके कारण फील्ड है, वो छोटा सा पोर्शन आपने कंसीडर किया उसकी फील्ड है, और कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होती है। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं, इट इज जस्ट इनसाइड द DA, DA के जस्ट अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिंस नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, देयरफॉर ये तभी पॉसिबल है क्योंकि एंगल 180 डिग्री का है यहाँ पे, तो ये तभी पॉसिबल है जब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो। अच्छा, इसमें E1 की जो वैल्यू है, E1 की वैल्यू आएगी बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमने कितना कंसीडर किए, सिग्मा कंसीडर किए, तो इतनी सीट के लिए जो फार्मूला रहेगा ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इसका मतलब DA के कारण भी जो फील्ड बन रही है वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और उसी जगह पे रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के कारण जो फील्ड है इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड E2, मतलब E2 का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे नेट फील्ड कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो अभी मुझे ये बताओ यहाँ पर की टोटल फील्ड कैसे निकाल लोगे? सो देयरफॉर ये पॉइंट P है, नेट फील्ड इज जस्ट आउटसाइड कितनी आ जाएगी बेटा, इन दोनों का सम हो जाएगी कि नहीं होगी, वेक्टर सम E1 और E2 का। तो E1 और E2 का अगर हम लोग वेक्टर सम कर दें यहाँ पर, तो ये कितना आएगा अभी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एंड द आंसर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? तो किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसके जस्ट बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये इसका प्रूफ है यहाँ पे, समझ गए? कोई डाउट किसी भी बच्चे को इस प्रूफ में? कोई डाउट है क्या? प्रूफ में कोई डाउट है क्या? देख लो अभी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बताना। कौन सी वाली? सर ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। अरे वहां पे मैंने ये बना दिया है कि एक तो बाकी सीट हो गई वहां पे, और फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, ये नहीं समझा, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर का वर्डिंग नहीं समझा क्या? रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वर्डिंग नहीं समझा क्या बेटा? यस सर। क्या है बता। जैसे ये एक कंडक्टर है, मान ले ये इस तरह का कोई भी शेप का ले लिया हमने कंडक्टर ऐसे, ठीक है, ये कोई भी शेप का रैंडम शेप का कंडक्टर ले लिया मैंने ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम मान लो फील्ड देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट बाहर यहाँ पे, तो ये इतनी जगह की फील्ड और बाकी के कारण फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन पे आएंगी ना, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है
कि जस्ट बाहर फील्ड हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती, बराबर है, आया ना। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड बनेगी वो परपेंडिकुलर ही बनेगी। इसका मतलब ये छोटे से पोर्शन की फील्ड भी ऐसी है और बाकी कंडक्टर के कारण यहाँ जो फील्ड बनेगी वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगी, तब तो परपेंडिकुलर आएगी। अगर मान लो दोनों फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो मान लो ये वाले के लिए मैं कैसा ले लूं, यहाँ पे भाई इसके कारण फील्ड चलो परपेंडिकुलर ले लिया और रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के कारण ऐसा ले लिया, तो फिर रिजल्टेंट फील्ड तो कुछ और डायरेक्शन में बन जाएगी ना, समझ गए। जैसे मान ले यहां पर देख, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैच इमेजिन करता हूँ, ये डीए, तो अगर मैं डीए के कारण फील्ड कैसी लेता हूँ, परपेंडिकुलर लेता हूँ, ये E1, ये इसकी फील्ड है, और रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की फील्ड अगर मैंने ऐसा ले लिया E2, तो बेटा रिजल्टेंट कैसा बन जाएगा, अब हमारा रिजल्टेंट कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं बनेगा रिजल्टेंट, ये नेट बन जाएगा ना। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, नेट फील्ड हमेशा कैसी होती है कंडक्टिंग सरफेस के, नेट फील्ड हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। इसका मतलब कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर छोटा सा पोर्शन की भी फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के लिए भी फील्ड कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी या उसी डायरेक्शन पे आएगी। तो यहाँ पे जो फील्ड आप देख रहे हो ये डीए की फील्ड हो गई और रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे आएगी, समझ गए। और इसलिए यहाँ पर जो नेट फील्ड बनेगी, नेट फील्ड, ये नेट फील्ड है यहाँ पे, यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी, दिस इज द नेट फील्ड, जो मैंने ब्लू कलर के पेन से बनाई है, ये नेट फील्ड है यहाँ पे, समझ गया बेटा। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अगर चार्ज कंडक्टर है तो कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? यस सर। Now this is पेज नंबर 7। अब कुछ स्पेशल केस डायरेक्ट याद रखो यहाँ पे, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दोगे, ये सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर मैंने लिया, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिए तो चार्ज पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ये किसके लिए बेटा, यहाँ पे नाउ दिस इज फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल सेल टाइप का है या सॉलिड भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सॉलिड कंडक्टर है तब भी चार्ज सरफेस पे आएगा। और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, ये कंडक्टिंग सरफेस के बाहर इस तरह से आएंगी, और यहाँ पे जो फील्ड आएगी, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये जस्ट आउटसाइड द सरफेस के लिए फील्ड है यहाँ पे, स्फेरिकल कंडक्टर अगर है तो, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये केस बनेगा। और अगर प्लेन कंडक्टर है, प्लेन कंडक्टर मतलब ये इस तरह का मेटल प्लेन कंडक्टिंग मेटल है, ये ऐसा सीट नहीं है, सीट का मतलब जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। आप चार्ज ये नहीं बोल सकते कि चार्ज इस साइड वाले सरफेस पे कि इस साइड वाले सरफेस पे, उसको सीट बोलते हैं, ठीक है। अगर चार्ज अलग अलग दिख रहा है कि भाई ये वाले सरफेस पे अलग चार्ज है और ये वाले सरफेस पे अलग चार्ज है, तो फिर वो प्लेन कहलाता है, ठीक है।
सीट का मतलब आप चार्ज ये नहीं बोल सकते कि एक्स ये एक कोई चार्ज है तो वो ये सरफेस का है कि इस सरफेस का, इतनी पतली होती सीट। तो सीट में और प्लेन पे ये फर्क है। तो यहाँ पे चार्ज कंडक्टिंग प्लेन जैसे ये लिया मैंने यहाँ पे, तो अगर इसको चार्ज देते हो तो ये चार्ज इसके दोनों सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से, और चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी सिग्मा रहेगी, यहाँ पर भी सिग्मा रहेगी। थिकनेस को आप नेग्लिजिबल मान लोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी इतनी रहेगी। एंड द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड पे भी फार्मूला रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर अगर फील्ड आप देखोगे, इसके अंदर नेट फील्ड इनसाइड इज जीरो। यहाँ पे अंदर फील्ड जीरो है, लेकिन बाहर फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर फील्ड है। हाँ, ये अकेला एक सीट है, ये अकेला एक सीट है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ प्लेन सीट के लिए, जैसे ये प्लेन सीट है यहाँ पे, तो इस पे आप ये नहीं बता सकते कि चार्ज कौन से सरफेस पे है। प्लेन सीट मतलब आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चार्ज कौन से सरफेस पे है, इतनी पतली होती है। और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी। और फील्ड का जो फार्मूला होगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कंडक्टिंग प्लेन भी एक प्रकार से दो बहुत थिन सीट जैसा काम करता है। जैसे ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेन है, ये मान लो मेटल प्लेट है, तो ये अगर मैं यहाँ पर की स्किन निकाल दूं तो ये एक सीट है, और इधर की स्किन निकाल दूं तो ये एक सीट बन गई। जैसे ये बुक हो गई यहाँ पे, मान लो ये भी कंडक्टिंग प्लेन हो गया, तो इधर भी एक सीट बन गया और इधर भी एक सीट बन गया। ये समझ गए? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस साइड भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? समझ गए इसको? हेलो, बोलो जल्दी से, कोई डाउट? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज